हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी बोर्ड्स हब। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जो कि हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नेस्टेड लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी है। मतलब इसमें अगर आपको बेसिक लूपिंग का लॉजिक पता है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही चाइल्ड्स प्ले जिसे कहते हैं, बहुत ही बिल्कुल मक्खन होगा। तो अभी जैसे बीच में आपको पता ही है बहुत बड़ा गैप हो गया है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। बेसिकली इस ड्यूरेशन में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया कुछ पर्सनल काम को लेके। तो अभी मैं रेगुलर अपलोड करूँगा वीडियो और यह हम पूरा कंप्लीट करेंगे पूरा कोर्स। नेस्टेड लूप्स क्या होता है? नेस्टेड लूप्स जैसे नेस्टेड के मतलब से ही आप समझ सकते हैं। नेस्टेड होता है एक के अंदर एक, बेसिकली लूप विद इन अ लूप। इसका डेफिनेशन भी यही है। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले 1-2 मार्क्स का तो ये इसका यही डेफिनेशन है कि लूप विद इन अ लूप, मतलब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप हो तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले इसका बेसिक से स्टार्ट करूँगा। इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका बेसिक ग्रास्प कर लिया, समझ लिया, तो ये आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं केक वॉक एकदम। तो इसका सबसे पहले इसके लिए मैं बेसिक सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, लूप के अंदर एक लूप लिखना है। तो मैं फॉर i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये लूप स्टार्ट हो गया। अभी इसके अंदर मैं एक और लूप लिख देता हूँ, फॉर जे लूप मैंने बना दिया, j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू, इसको भी मैं 3 तक ही ले जा लेता हूँ, j प्लस प्लस, ठीक है। अभी बाकी हम अभी देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा तो क्या होगा, यहाँ लिखूँगा तो इसमें बहुत वेरिएशन हो जाते हैं। कोई आप यहाँ पे भी प्रिंट कमांड यहाँ लिखेंगे तो कुछ अलग आउटपुट आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे आई के अंदर और जे के बाहर तो कुछ अलग आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो कुछ अलग टाइप का बिहेवियर होगा। तो ये लूप का बिहेवियर बहुत तरह से चेंज हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप बेसिक इसका समझ जाएं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बेसिक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है। देखिए ये कैसे काम करता है नेस्टेड लूप। सबसे पहले तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि सबसे पहले आप आएंगे आई लूप में, ठीक है। मैं इसमें इंट आई और जे वेरिएबल ऑब्वियसली मेरे को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा इससे पहले, इंट जे, ठीक है। तो सबसे पहले आप आएंगे आई वेरिएबल में। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आई और जे, कि कैसे ये दोनों वैल्यूज़ कैसे वेरी करती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब आई की वैल्यू ये होती है तो जे की वैल्यू कैसे वेरी करती है, क्या होता है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले ये लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। बेसिक लूप का वर्किंग तो आपको पता ही है, आई इक्वल टू 1 हो गया। फिर वो यहाँ से जाके यहाँ चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ऑब्वियसली यस। तो ये अंदर आ जाएगा लूप के। जैसे ये लूप के अंदर आया, अरे उसको मिला अरे एक और लूप, तो वो लूप स्टार्ट हो जाएगा अब। तो ये लूप के अंदर ही हैं हम। ये जे लूप जो है ये आई लूप का पार्ट ही है। देखिए ये आई लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जे लूप इस आई लूप के अंदर है। तो ये नेस्टेड लूप्स हैं। तो अब हम आई की वैल्यू 1 के लिए हम अंदर आए और उस 1 वैल्यू के लिए ही ये जे लूप चलना स्टार्ट हो गया। अब सब देखिए, अब फॉर अब जे इक्वल टू 1 हो गया, फॉर जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या जे लेस देन इक्वल, जे की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। ये लूप फिर ये अब इस लूप के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो पहले हम इस लूप के अंदर आए, फिर हम जे लूप के अंदर चलेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट चल गया, ये लूप खत्म हुआ, ठीक है। फिर ये लूप खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये कौन सा लूप है, ये जे वाला लूप है। पहले तो ये लूप पूरा तो कंप्लीट होना पड़ेगा ना इस लूप को, तभी तो इसको लूप बोलते हैं। ये पहले अपना पूरा कंप्लीट करेगा। अब ये लूप खत्म हुआ तो हम यहाँ जाएंगे। याद रखिए आई लूप खत्म नहीं हुआ है अभी हम आई लूप के अंदर ही चलेगा, ये वाला जे वाला लूप चलता रहेगा। आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस हम अंदर आ गए। ये वाला स्टेटमेंट जो भी होगा ये चलेगा, फिर जे लूप खत्म। फिर हम वापस जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या फिर कंडीशन चेक, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस 2 लेस देन इक्वल टू। फिर हम जे लूप के अंदर आए, यहाँ पे जो भी लिखा होगा चलेगा, जे लूप फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 3।
फिर वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, तो तीसरी बार भी लूप चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर जे लूप खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा जे की वैल्यू हो जाएगी जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। और फिर देखिए अभी इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ तक तो हमारा अभी यहाँ पे मैं कंडीशन भी नोट करता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या कि मतलब क्या आई लूप चला, आई की वैल्यू जब 1 थी तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 की वैल्यू पे तो आई ये कंडीशन ट्रू थी, ये वाली कंडीशन ट्रू थी, हम अंदर आ गए। अब जे की वैल्यू के लिए, जे के लिए 1 पे कंडीशन ट्रू थी, ये लूप चला, फिर 2 पे भी कंडीशन ट्रू थी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 पे भी ट्रू 3 और 3 पे भी ट्रू 3। देखिए अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर जब 3 हो गया ये कंडीशन, तब वो 4 हो गया जे का वैल्यू, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो गया ना, ये जे वाला लूप फॉल्स हो गया और ये जे का लूप खत्म, जे का लूप खत्म, हम लूप के बाहर आएंगे, यहाँ आई का लूप भी खत्म, फिर यहाँ से हम जाते हैं आई प्लस प्लस, क्योंकि आई का लूप खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आई का लूप खत्म हो गया, हम गए यहाँ पे, आई का वैल्यू 1 से बढ़ गया, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 2, समझे, आई का वैल्यू हो गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, फिर हम अंदर आएंगे, फिर एकदम से एक लूप चल जाएगा, तो ये आई की 2 वैल्यू के लिए फिर से कंडीशन ट्रू है मेरा, फिर से कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, फिर हम आए, फिर हो गया j इक्वल टू 1, फिर से j इक्वल टू 1 हो गया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ, तो j की कंडीशन ट्रू हो गई, हम अंदर आएंगे, ये जो भी होगा ये चलेगा, ख़त्म, j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई ट्रू, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ, फिर से j ट्रू, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हम अंदर आए, ये कंडीशन जो भी होगी चलेगी, जो स्टेटमेंट होगी वो चलेगी, फिर लूप खत्म, फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, यस, तो ये भी ट्रू है, ये कंडीशन चल गई, लूप के अंदर आए, ये चला, फिर j की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे हम फॉल्स हो जाएंगे। तो बेसिकली आप देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ से आपको पैटर्न नज़र आ जाना चाहिए, क्या पैटर्न हो रहा है, देखिए आई का लूप जब पहली बार चला, मैं आपको समझा देता हूँ, या ये हम एक बार कंप्लीट ही कर देते हैं, ये 4 पे फॉल्स हो गया है ना, जब j का वैल्यू 4 हुआ वो चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स, तो ये हम j लूप के बाहर आ जाएंगे, j लूप के बाहर आए, यहाँ पहुँचे, i का लूप भी खत्म हो गया, तो हम वापस जाएंगे i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 3, i की वैल्यू हो गई 3, फिर वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ट्रू, i की कंडीशन ट्रू, हम अंदर आ गए, तो j फिर से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तीनों में ट्रू 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 होगा, फिर 4 में फॉल्स हो जाएगा, फिर ये लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वापस जाएंगे i प्लस प्लस, i की वैल्यू अब की बार 4 हो जाएगी, i की वैल्यू 4 हो जाएगी 3 से, और वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, तो हम i के लूप के अंदर ही नहीं आएंगे, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता ना, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, तो हम अंदर ही नहीं आएंगे, तो j का लूप तो चलेगा ही नहीं, तो हम ये तब जाके ये लूप ख़त्म होगा, तो ये यहाँ पे जाके लूप ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से काम, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या हौच पौच हो गया, बट अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बहुत सिंपल। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, अगर देखें तो आई का लूप जब पहली बार चला, पहली बार आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप चला, तो जे का लूप उस आई की एक वैल्यू 1 के लिए जे का लूप 3 बार चल गया, ये आई का वैल्यू एक बार ट्रू हुआ 1 के लिए, उसमें जे का लूप 1 फिर 2 फिर 3 बार चला, जे का लूप 3 बार चला, फिर आई प्लस प्लस हो गया, ये जे का लूप खत्म हुआ, 4 पे फॉल्स, ये 4th पे नहीं चल रहा है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यार जे का तो 4 वैल्यू आई है, जे की 4 वैल्यू आई है, बट ये लूप तो 3 ही बार चला है ना, हम इस लूप के अंदर तो 3 ही कंडीशन में गए हैं, क्योंकि 3 तक ही हम अंदर जाएंगे, जैसे 4 होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगा इसके अंदर का, क्योंकि हम जे लूप के अंदर नहीं आएंगे। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो 1 2 और 3 पे ये जे वाला लूप चलेगा, 4 होते ही ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। तो ये आई की एक वैल्यू के लिए जे 3 बार चला है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू, तब ये 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 के लिए फिर से जे 1 2 और 3
3 बार चला है, 4 में ये फॉल्स होता है तो ये कंडीशन नहीं चलती है, जे का लूप नहीं चलता है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू हो गई 3 और फिर ये लूप आई की वैल्यू जैसी 3 हुई, ठीक है, ये 2 था, 2, ठीक है, आई की वैल्यू जैसी ही 3 हुई तो फिर से ये लूप 3 बार चलेगा जे की 3 वैल्यू के लिए, 1, 2 और 3, और चौथे पे फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि बाहर वाला जो लूप है, आउटर लूप जो, या जो आई वाला लूप जो मैं मानूं बाहर का, वो जब एक बार चलता है तो अंदर वाला लूप पूरा जितना भी कंडीशन फॉल्स होने तक चल जाता है। समझे? ईजी वर्ड्स में समझे, जब बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर का लूप जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती उतनी बार चल जाता है, फिर वो दूसरी बार चलेगा बाहर वाला लूप, फिर वो अंदर आएगा जैसे ही, फिर अंदर वाला लूप जब तक फॉल्स नहीं होगा चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, देखिए अब मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करता हूँ, इससे क्या होगा देखिए। तो अगर मैं सपोज इसमें क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ SOP ln j, मैंने यहाँ पे अंदर प्रिंट करने को बोल दिया j। तो आप देखिए क्या प्रिंट होगा खुद ही। सबसे पहले i की वैल्यू 1, ये लूप के अंदर आ गए हम। ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। j की कौन कौन सी वैल्यू के लिए? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ये हम देख चुके हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो ये SOP ln j कितनी बार चलेगी स्टेटमेंट? i की वैल्यू तो 1 थी, i की वैल्यू 1 के लिए j की 3 वैल्यू चलती हैं, 1, 2, 3। तो SOP ln 1 भी होगा, फिर लाइन चेंज 2 भी होगा, फिर लाइन चेंज 3 भी होगा। तो जैसे ही 3 होगा फिर j की वैल्यू हो जाएगी 4, j प्लस प्लस। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये लूप खत्म हो गया यहाँ पे। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? ट्रू, i की कंडीशन ट्रू, हम अंदर आ गए। फिर j की वैल्यू 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, इन तीनों के लिए चलेगा ये लूप। 1 j इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस, अंदर आएगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, तो SOP ln j 2 प्रिंट हो गया। j प्लस प्लस 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, तो 3 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से 1, 2, 3, तो 3 प्रिंट होने के बाद j हो जाएगा 4, j हो गया 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? नहीं, तो j की वैल्यू 4 प्रिंट नहीं होगी, ये लूप खत्म हो गया। फिर ये लूप खत्म हुआ, i भी खत्म हो गया। फिर हम जाएंगे यहाँ पे i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर ये तीसरी बार i का लूप चलेगा और j का लूप भी 3 बार चलेगा, 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3 प्रिंट हो गया, फिर से 1, 2, 3, j का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 में ये लूप नहीं चलेगा, फिर ये लूप खत्म। i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो गया 4 और ख़त्म, i का वैल्यू हो गया 4 हो जाएगा ना i का वैल्यू। तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है? नहीं। तो ये देखिए नेस्टेड लूप से क्या हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 प्रिंट हो गया। हो सकता है आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट ये हल्के हल्के करके आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगा, मैं आपको ले आऊँगा क्लैरिटी। तो अभी एक थोड़े इसके और एग्जाम्पल वाला है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे इसमें मैं 3 की जगह इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ, बस मैंने एक ही चेंज किया है, 3 की जगह 2 किया है। तो एक बार इसका देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। SOP ln j ही है, अभी भी वो j लूप के अंदर है। तो इतना बेसिक आप समझ गए होंगे कि जब i का लूप एक बार चलता है तो ये अंदर वाला लूप जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती उतनी बार चलता ही चलता है। तो बेसिकली i का लूप, अगर मैं इस प्रोग्राम में देख के बात करूं तो i का लूप जब एक बार चलेगा तो ये j का लूप कितनी बार चलेगा? j के 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा और 3 पे चलेगा। 4 पे ये फॉल्स हो जाता है, जैसे हम देख चुके हैं 4 पे फॉल्स हो जाता है। तो i की एक वैल्यू पे ये वाला लूप 3 बार चल रहा है। तो j इक्वल टू 1 पे, i इक्वल टू 1 पे ये लूप चलेगा, i इक्वल टू 1 पे j रन्स 3 टाइम्स। ये बेसिक थ्योरी आपको समझ आ जानी चाहिए। i इक्वल टू 1 पे, i की वैल्यू 1 पे j 3 बार चलेगा, इसमें 1, 2 और 3, और i फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर i इक्वल टू 2 पे भी j 3 बार चलेगा, जैसे हम यहाँ पे देख ही चुके थे पिछली बार भी। और फिर जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये i का लूप ही काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन 2 तक कर दी है। तो बेसिकली ये इस
इतना सा ज़रूरी है आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में समझना। अगर आप ये वाला पार्ट समझ पाएँ कि जब i का वैल्यू 1 होगा तो j वाला लूप 3 बार चलेगा ये वाला, और जब i का वैल्यू 2 होगा फिर से ये 3 बार चलेगा, और i का वैल्यू 3 होने पे तो ये बंद हो ही जाएगा। तो बेसिकली हर बार ये i की हर वैल्यू के लिए ये लूप 3 बार चल रहा है, 3 बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इसको मैं कुछ भी कर दूँ, इसको मैं 5 कर दूं तो ये i की वैल्यू 1 पे 3 बार चलेगा, 2 पे 3 बार चलेगा j वाला, 3 पे 3 बार चलेगा, 4 पे भी 3 बार चलेगा, 5 पे भी 3 बार चलेगा। तो बेसिकली आउटर लूप या i के लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर का लूप बहुत बार चल रहा है जब तक ये कंडीशन ये फॉल्स नहीं होती। अब अगर मैं इसको, ठीक है, इसको 2 ही रखता हूँ, इसको 2 ही रखता हूँ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो अब देखिए i की वैल्यू 1 आएगी अंदर और j की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 पे चलेगा ये कंडीशन 1 पे ट्रू होगी, फिर 2 पे भी ट्रू होगी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। तो मतलब i की एक वैल्यू पे, i की वैल्यू 1 पे ये 5 बार चलेगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की जब 2 जब आएगा अंदर तो फिर से ये 5 बार चलेगा, 3 जब आएगा तो फिर से ये 5 बार चलेगा, 3 तो अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि i लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 पे ये 5 बार चलेगा, i की वैल्यू 1 पे j रन्स 5 टाइम्स, ये वाले कंडीशन में देखिए आप, फिर i इक्वल टू 2 पे j रन्स 5 टाइम्स, 1 to 5 होगी ना j की वैल्यू, 1 से लेके 5 तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6 पे ये लूप चलेगा ही नहीं, और ये i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, और 3 के बाद ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये इतना समझना ज़रूरी है, बस इस पूरे को आप ये 2 लाइनों से समझ सकते हैं कि i की वैल्यू 1 पे j का लूप 5 बार चलेगा, 2 पे j का लूप 5 बार चलेगा और 3 पे चलेगा ही नहीं। तो बस यही सिंपल सा यही है, इसमें आप समझने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर मैं इसमें और चेंजेस करूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए अगर मैं इस तरह से कर दूं i इक्वल टू 2, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 i माइनस माइनस, तो अब इससे क्या चेंज होगा, अब ये देखिए पहले i का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, ये सॉरी पहले i का वैल्यू 2 होगा, ये चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। तो i के वैल्यू जब 2 आएगा तो फिर से j 1 2 3 4 5 बार चलेगा, फिर छठी बार ये चलेगा नहीं क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, फिर ये लूप खत्म। i माइनस माइनस, i का वैल्यू 2 था, i का वैल्यू 1 से घट जाएगा, इतना बेसिक लूप्स तो हमको आ ही गया होगा, i का वैल्यू 1 से घट जाएगा 1 हो जाएगा, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो पहले i का ये लूप एक बार चला i की वैल्यू 2 के लिए, और i की वैल्यू 2 के लिए ये लूप 5 बार चल जाएगा, फिर i का वैल्यू हो जाएगा 1 और i की वैल्यू 1 के लिए भी ये वाला लूप 5 बार चल जाएगा, फिर i माइनस माइनस, i का वैल्यू हो जाएगा 0, फिर ये लूप चलेगा ही नहीं। तो बेसिकली हो तो इसमें भी वही रहा है, i का लूप भी 2 बार चल रहा है, एक i की वैल्यू 2 के लिए और एक i की वैल्यू 1 के लिए, और उन दोनों बार j का लूप 5 बार चलेगा 1 से लेके 5 तक। अब इसको भी मैं अगर उल्टा कर दूं कि j इक्वल टू 5, j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस, तो ये फिर भी 5 बार ही चलेगा, 5 4 3 2 1 के लिए 5 बार ही चलेगा। बस ये है कि प्रिंट होना का ऑर्डर चेंज हो जाएगा मेरा, पहले 5 1 5 4, अभी देखिए इसमें क्या प्रिंट होगा, i का वैल्यू 2 में ये अंदर आया तो i की वैल्यू 2 है, j इक्वल टू 1 से लेके 5 तक चलेगा और ये SOP ln j कर रहा है, तो j का वैल्यू पहले 1 2 3 4 5 जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, फिर i का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर से ये 5 बार चलेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने प्रिंट j को किया है, j का वैल्यू 1 2 3 4 i जब 2 होगा तो j का वैल्यू 1 2 3 4 5 वो प्रिंट हो गया, फिर j का लूप खत्म होता है, i माइनस माइनस, i का वैल्यू हो गया 1, ये कंडीशन फिर से ट्रू, तो i के वैल्यू 1 के लिए फिर से j 1 2 3 4 5, फिर i माइनस माइनस 0, अब ये लूप नहीं चलेगा। तो देखिए ये लूप कितनी बार चल गया, पहले ये 5 बार चला j वाला, फिर से 5 बार चला,
तो ये जे वाला लूप टोटल 10 बार चल गया और आई वाला लूप 2 बार चला। तो देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जे आई का लूप 2 बार ही चला, ये आई की वैल्यू 1 के लिए, ये आई की वैल्यू 2 के लिए 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू 1 के लिए 1 2 3 4 5। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SOP-LN जे नहीं प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे आई प्रिंट करके देखता हूँ कि भाई होता क्या है। आई प्रिंट करके देखता हूँ। अभी भी अगर मैं देखो मोटा मोटा क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 2 आ रही है। पहले ये आई का लूप, मैं सबसे पहले कोई भी नेस्टेड लूप देखूंगा, बेसिक पत्थर की लकीर, आपको बेसिक बात बताता हूँ। ऊपर वाला लूप देखो कितनी बार चल रहा है, नीचे वाला लूप देखो कितनी बार चल रहा है, और फिर उस हिसाब से आइडिया लगाओ। तो ऊपर का लूप कितनी बार चल रहा है, 2 आई इक्वल टू 2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। यही देख के आपको समझ आना चाहिए ये लूप एक बार आई की वैल्यू 2 के लिए चलेगा और फिर आई की वैल्यू 2 से घट के 1 हो जाएगी, 1 के लिए चलेगा, फिर नहीं चलेगा। तो मतलब आई का लूप 2 बार चलेगा, आई की वैल्यू 2 के लिए और आई की वैल्यू 1 के लिए। इतना बेसिक आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो पहले के वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई का ये लूप, ये देख के आपको समझ आने चाहिए 2 वैल्यू के लिए चलेगा। और जे का लूप फिर मैं देखूंगा, जे का लूप मेरा 1 से लेके 5 तक जा रहा है हर बार। 1 जे प्लस प्लस 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो जे का लूप मेरा हमेशा 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। और हम बेसिक ये समझ ही चुके हैं कि आई की एक वैल्यू के लिए जे का लूप तब तक चलता है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाए, ये वाली कंडीशन। तो आई की वैल्यू 2 के लिए भी जे 1 2 3 4 5 होगा और आई की वैल्यू 1 के लिए भी जे 1 2 3 4 5 होगा। तो अब प्रिंट का मैं देखता हूँ, SOP-LN आई। हमने यहाँ पहले हम जे प्रिंट कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था, 1 2 3 4 5, क्योंकि जे की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। बट अब हम आई प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बार हम लूप में आए, आई इक्वल टू 2, ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, हम लूप के अंदर आ गए। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी देखिए 2 है, 2 के लिए हम अंदर आए हैं। तो और जे की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 होगी। बट जे की वैल्यू से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस ये पता है कि ये लूप 5 बार चलेगा। जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए 5 बार ये चलेगा। तो मतलब 5 बार आई का जो वैल्यू, जिसके लिए मैं लूप में आया हुआ हूँ, आई का वैल्यू 5 बार प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये लूप 5 बार चलेगा। आई इक्वल टू 2 पे हम अभी अंदर आए हैं, आई इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। तो आई इक्वल टू 2 है, 2 आई की वैल्यू 2 है, ये लूप चलेगा 5 बार, 1 2 3 4 5 के लिए। तो 2 2 2 2 2 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना 2, और LN है तो अगली लाइन में 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, तो 2 2 2 2 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट करनी थी। ये लूप चलेगा 5 बार, आई की वैल्यू 2 के लिए ये लूप चलेगा 5 बार, और 2 2 2 2 2 प्रिंट हो गया। तो जे का लूप खत्म हो गया फिर 5 बार चलने के बाद, क्योंकि जे फिर हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं चलेगा, तो 5 बार ही चलेगा, फिर खत्म। आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू हो जाएगा अब 1। तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, 1 इक्वल टू 1 होता है। अब हम इस लूप के अंदर आए हैं विद आई का वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 के साथ हम लूप के अंदर आ गए हैं। अब ये लूप फिर से कितनी बार चलेगा? 5 बार, और आई का वैल्यू क्या है इस बार? 1 है। तो अब क्या प्रिंट होगा? 1 1 1 1 1। SOP-LN था तो 1 प्रिंट होके फिर देखिए क्या होगा, जे का वैल्यू 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, हम अंदर आ गए। SOP-LN आई 1 प्रिंट हो गया, फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर आई प्रिंट हो गया, क्योंकि हम आई इक्वल टू 1 पे आए थे लूप के अंदर। ये पूरा लूप ये आई के अंदर ही है ना, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो देखिए आई और जे प्रिंट करने में क्या फ़र्क हुआ। जब हमने आई प्रिंट करा तो क्योंकि हर वैल्यू की आई के लिए ये लूप 5 बार चल रहा है, तो 5 बार 2 2 2 2 2 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 5 बार 1 1 1 1 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं जे प्रिंट करता तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो हम देख ही चुके हैं। तो इस तरह से ये बेसिक इस लूप का वर्किंग था, जो कि हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज करता हूँ, जे में चेंज करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको भी 2 कर दूँ तो
अब मैं काउंट करता हूँ, देखिए ये लूप चलेगा i की वैल्यू 2 के लिए, i की वैल्यू 1 के लिए, इतना हम देख चुके थे। ये लूप कितना चलेगा, j की वैल्यू 1 फिर j की वैल्यू 2, बस ये 2 बार ही चलेगा, 5 बार नहीं चलेगा, अब ये 2 बार चलेगा। तो मतलब जब i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 2 होगी तो j 1 2 होगा, और जब i की वैल्यू 1 होगी तो भी j 1 और 2 दोनों होगा। मतलब ये लूप j वाला लूप जब i की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, तो हम अंदर आ गए। i की वैल्यू क्या है, 2 है, हम अंदर आ गए। j चलेगा एक बार, j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस, तो ये चल गया। SOP ln i की वैल्यू क्या थी 2 प्रिंट हो गया। फिर j प्लस प्लस j हो गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। फिर ये दूसरी बार लूप चलेगा, फिर से i की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। तो ये j का लूप 2 बार चल गया, 2 बार ही चलना था जैसे हमने देखा था। अब ये j प्लस प्लस 3 में नहीं चलेगा, ये लूप खत्म। तो i की वैल्यू 2 बार प्रिंट हो गई यहाँ पे। फिर i माइनस माइनस i का वैल्यू हो गया 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, तो हम अंदर आ गए। अब i का वैल्यू हो चुका है 1, तो अब ये j का लूप 2 बार चलेगा और उसमें प्रिंट होगा i का वैल्यू 2 बार 1 1। तो देखिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना पड़ेगा। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा इस टाइम डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट ये मैंने बेसिक समझा दिया है। बेसिक इसका मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग यही है कि बाहर वाला लूप जब एक बार चलता है तो अंदर वाला लूप जब तक फॉल्स ना हो जाए उस एक वैल्यू पे वो अंदर वाला लूप बहुत बार चलता है, फिर उसका वैल्यू चेंज होता है, फिर वो अंदर वाला लूप बहुत बार चलता है। तो ऐसा चलता रहेगा। i की वैल्यू 2 के लिए ये लूप 2 बार चला, फिर i की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये 2 बार चला। तो बाहर वाला लूप तो 2 ही बार चला, i की वैल्यू 2 के लिए और 1 के लिए। अंदर वाला लूप टोटल 4 बार चल गया, 2 बार i की वैल्यू 2 के लिए और 2 बार i की वैल्यू 1 के लिए। तो ये नेस्टेड लूप का ये कमाल होता है कि अंदर वाला लूप बहुत बार चल जाता है और बाहर वाला लूप उतनी बार नहीं चलता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होपफुली आपको अभी आ गया होगा नेस्टेड लूप का। अभी अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के भी कुछ मेल्स आए हैं मेरे को, कुछ टॉपिक्स कवर करने के लिए आपने बोला है और कुछ क्वेश्चंस भी आपने भेजे थे। तो जो क्वेश्चंस मैं वो अभी डिस्कस कर लूँगा, जो हमने टॉपिक अभी कवर कर चुके हैं उन पे मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मेरे को एक मेल भेजा है, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं रोहन पाटिल ने, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और वो आप नोट कर लीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर हम तो होपफुली आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर। एक्सेप्ट एन इंटीजर मतलब यूज़र से लेना है हमको, और फिर उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट उसका प्रिंट करना है और उसका प्रोडक्ट भी प्रिंट करना है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का उस नंबर के। तो ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं हम एक बार। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि कोई भी प्रोग्राम आप एनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए, लॉजिक डेवलप कीजिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग टर्म्स में नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अच्छा मैं इसमें फॉर लूप चलाऊंगा i का इतने से लेके इतने तक का, फिर इसमें मैं ये कंडीशन, उस टर्म्स में सोचना ही नहीं है आपको जनरल लेमैन टर्म में सोचना है, लॉजिक, कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ इस प्रोग्राम में। तो मेरे को बेसिकली जैसे मैं डिस्कस करता हूँ इसमें, मैं एक मिनट, इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें नंबर डाला हुआ है n इक्वल टू 3 4 9 8, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आनी चाहिए 3,8 और फिर आना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब किसी भी तरह से आपको प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट इनका 8 3 24 प्रोडक्ट होना चाहिए, इस तरह का आपको ये चाहिए। तो अभी आपको लॉजिक सोचना है इसके पीछे का। अभी आप देखिए इन्होंने हमको 4 डिजिट नंबर दिया है, तो आप ज़रूरी थोड़ी है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा 4 डिजिट नंबर ही आए, हो सकता है 2 डिजिट नंबर ही आ जाए 23। तो इसका तो फर्स्ट लास्ट डिजिट यही दोनों है, फर्स्ट डिजिट भी है, फर्स्ट डिजिट 2 लास्ट डिजिट 3 और इनका प्रोडक्ट 6।
तो आउटपुट में हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 2 3 और प्रोडक्ट 6 इस तरह का आना चाहिए। अगर n 101 है तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 1 और प्रोडक्ट 1 ही आना चाहिए, 1 into 1। तो बेसिकली हमको ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए थॉट कि ये मेरा n कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए वो होता है n कैन बी ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। वो तो हमको प्रोग्राम में उसने एग्जाम्पल दिया है 4 डिजिट नंबर का, बट n तो वो कुछ भी डाल सकता है। अगर वो प्रोग्राम आप किसी लेमैन को, किसी आदमी को चलाने के लिए बोलें कि देखो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप नंबर डालिए, तो आपको क्या पता वो कितने डिजिट नंबर डालेगा, तो वो तो कुछ भी डाल सकता है। तो ये आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि भाई n कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है, तो मेरा प्रोग्राम हर नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहला थॉट आपके लिए दिमाग में ये आना चाहिए। फिर दूसरा थॉट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा ये प्रोग्राम जो है ये डिजिट से रिलेटेड है, नंबर ऑफ डिजिट्स से, तो इसमें ज़रूर वाइल लूप वाला यूज़ होगा। वाइल लूप जो हमारा डिजिट्स वाला डिजिट का फॉर्मेट था, जो वाइल लूप का डिजिट फॉर्मेट, मतलब ये होपफुली आप ये समझ गए होंगे। इस पर मैंने बहुत बड़ा लेक्चर, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें हमने डिजिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करे थे, तो ये भी उनमें से एक है। तो बेसिकली वाइल लूप का इसमें डिजिट फॉर्मेट का यूज़ होगा और n जो है वो कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है, ये बेसिक आइडिया आपको लेके चलना है। अब हम आ जाते हैं, हम प्रोग्राम, अभी ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए ये सब, आपको ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपके दिमाग में देख के ही आ जाना चाहिए कि अच्छा n तो कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है, इसमें मेरे को वाइल लूप का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देख के ये सब आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट अब हम लॉजिक डेवलप करते हैं कि भाई ये चलेगा कैसे। मैं एक नंबर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 23। अब हम कुछ लॉजिक इसमें डेवलप करने के ट्राई करते हैं कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट कैसे निकाला जाए। तो लास्ट डिजिट का तो हमको पता है, लास्ट डिजिट में तो हमको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम r = n mod 10 करते हैं, r = n mod 10, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली लास्ट डिजिट आ ही जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, r = n mod 10 में करूँगा और लास्ट डिजिट मेरे पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे पे लास्ट डिजिट का प्रॉब्लम सॉल्व, लास्ट डिजिट तो मेरा हो गया, बस ख़त्म बात। अगर मैं यूज़र से नंबर इनपुट कराऊँ, वाइल लूप भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, r = n mod 10 करूँगा, मेरे पे लास्ट डिजिट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ गया। बट अब मेरे को फर्स्ट डिजिट चाहिए, फर्स्ट डिजिट, तो वो कैसे आएगा? अब वो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ, जब मैं n = n / 10 करता हूँ तो ये n हमने इंटीजर लिया होता है। होपफुली आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे तभी समझ आएगा अच्छे से। तो पहले के वीडियो ज़रूर देखें मेरे ये इस लूप के। तो n = n / 10 जब मैं करता हूँ, n एज एन इंटीजर है, तो जब n को 10 से डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा 2.3, बट n तो इंटीजर है तो 0.3 हट जाएगा, पार्ट 0.3 हट जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया ना फर्स्ट डिजिट भी मेरे पे n में आ गया। मैंने वाइल लूप देखे यहाँ पे चलाया ही नहीं और मेरा पे फर्स्ट डिजिट भी आ गया और लास्ट डिजिट भी आ गया, खाली n को मॉड करके और डिवाइड बाय 10 करके। बट क्या ये हमेशा काम करेगा? तो ये क्या हमेशा काम करेगा लॉजिक? देखिए मेरे को प्रोग्राम पता है क्या लिखना है, मेरे को तो सोल्यूशन पता ही है, बट ये मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ। हो सकता है आपको लग रहा होगा यार ये क्या इतना क्यों बोल रहे हैं, बट ये सब आपके दिमाग में, क्योंकि ये आपको नया प्रोग्राम आपने इनकाउंटर किया है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो आपने 10 से डिवाइड किया, लास्ट डिजिट आ गया, फर्स्ट डिजिट भी आ गया, बट 23 के केस में आया। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, मान लीजिए 3498 ले लेता हूँ मैं। अगर उसने 3498 डाला हो नंबर, तो मैं r = n mod 10 करूँगा, तब भी मेरे पे लास्ट डिजिट तो आ ही रहा है। अगर आप देखें, मतलब 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, 10 से डिवाइड करके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 3490, तो 10 के टेबल में आएगा ही आएगा, होपफुली इतना तो आपको पता ही होगा। और लास्ट डिजिट रिमाइंडर आ जाएगा 8, तो लास्ट डिजिट तो मेरे पे इसमें आ ही रहा है। बट क्या n = n / 10 करके क्या मेरे पे फर्स्ट डिजिट आ रहा है? नहीं, n को n / 10 करूँगा मैं तो 349.8 आ रहा है, और ये हट जाएगा 0.8 वाला क्योंकि n इंटीजर है, तो 349। तो ये तो फर्स्ट डिजिट थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा वो है।
तो मेरे को तो फर्स्ट डिजिट चाहिए था। तो बेसिकली ये वाला लॉजिक मेरे में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मैं फिर सोचना स्टार्ट करूँगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर मैं आपको एक बेसिक सा हिंट देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी को मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ, 1000 से, अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो देखिए क्या होगा। 3498 डिवाइड बाय 1000 अगर मैं कर दूँ तो ये देखिए 3 0, तो 3 ऐसे ऐसे, ये बेसिक सा आपने देखा ही होगा। तो 3.498, 0.498 वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि n इंटीजर है और 3 बच जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा फर्स्ट डिजिट। तो इसमें मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ा और इसमें मेरे को खाली 10 से डिवाइड करना पड़ा था। तो बेसिकली लास्ट डिजिट का जो मेरा वो है वो तो सबके लिए कॉमन है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ डिजिट हो, लास्ट डिजिट तो ऐसे करके आ ही जाएगा mod 10 करके। बट फर्स्ट डिजिट लाने के लिए 10 की पावर अलग अलग है। देखिए अब ये 10 की पावर को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं। 10 की पावर, हम असल में क्या कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचें, 10 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1, हमने नंबर को डिवाइड किया है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे 10 से हुआ, यहाँ पे 1000 से हुआ, इसको मैं जनरलाइज करूं तो ये है 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1। जैसे इसमें इस n में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट लाने के लिए, 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 -1। 2 -1 मतलब 1, 10 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 10, तो 10 से डिवाइड करके फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। इस केस में अगर मैं देखूं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं इसमें। तो 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1 मतलब 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया 1000। तो 1000 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया मेरे पे। तो मेरे को बेसिकली अब क्या करना है, मेरे दिमाग में आइडिया बन जाना चाहिए कि लास्ट डिजिट मैं ऐसे निकाल लूँगा, हर नंबर का लास्ट डिजिट इस तरह से हर नंबर का मेरे को मिल जाएगा, ये कॉमन है, n mod 10 करके लास्ट डिजिट मिल ही जाएगा। फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा उस नंबर को डिवाइड 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से, 10 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से। और हम को बस अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, खाली नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। तो वो हम आगे देखते हैं। तो गाइज हमने देखा लास्ट डिजिट हमको आ गया, फर्स्ट डिजिट भी हमने कैसे फाइंड करना है वो भी हमको आ गया। तो बस अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे लाया जाए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अब वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र से नंबर ले लिया मैंने, वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यूज़र से नंबर ले लिया, मैं डायरेक्ट वाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। यूज़र से मैंने नंबर ले लिया है, उसको n में सेव कर दिया है और उसका मेरे को फर्स्ट और लास्ट डिजिट प्रिंट करना है और उसका सम करना है, ये करना है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वाइल n ग्रेटर देन 10, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। सॉरी, तो देखिए अभी ये मेरा बेसिक सा वो है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेगा ये, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया है, देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं तो मैंने नंबर तो यूज़र से इनपुट करा दिया, उसको n में सेव कर लिया। फिर मैंने वाइल का वही प्रोग्राम चलाया, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 C++। अब ये क्या किया है मैंने, इसको बोलते हैं काउंटर। ये काउंटर है, बेसिकली ये काउंट करेगा कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। इसकी मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है 0। C++
को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सी प्लस प्लस का को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सी इक्वल टू सी प्लस वन। मतलब जितनी बार ये लूप चलेगा, पहली बार चलेगा तो सी की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी, फिर दूसरी बार चलेगा तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बेसिकली ये लूप जितनी बार चलेगा ये काउंट करता है। सी प्लस प्लस इनिशियल वैल्यू लूप से पहले 0 दे दो और लूप में सी प्लस प्लस कर दो, तो ये बेसिकली एज अ काउंटर यूज़ हो जाता है। ये काउंट करेगा कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। और ध्यान रखिएगा ये लूप जितनी बार चलेगा ये उतनी ही बार लूप चलता है जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमारा यहाँ पे ईजी हो जाएगा सम। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सी में नंबर ऑफ डिजिट्स स्टोर कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। सपोज मेरा n है 25, ठीक है। सपोज उसने n डाला 25, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n और c, ठीक है। सबसे पहले n उसने डाल दिया 25, फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या 25 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, c की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या 20, फिर ये कंडीशन चेक हुई क्या 25 ग्रेटर देन 0 है, यस। हम लूप के अंदर है। n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, n को n 10 से डिवाइड करके n में ही सेव कर दो। तो n हमने इंटीजर लिया हुआ होगा, इंटीजर ही लेना पड़ता है इसमें, आप डबल नहीं ले सकते हैं, वो मैंने सब रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है। तो n को हमने इंटीजर लिया है तो 10 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा 2.5, 0.5 वाला पार्ट हट गया, 2 बच गया, तो n में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, n में 2 आया। फिर हमने लिखा है c प्लस प्लस, मतलब c की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो c में आ गया 1। तो देखिए एक बार लूप चला और c में 1 स्टोर हो गया। फिर ये लूप खत्म, फिर वापस जाएंगे हम यहाँ पे, क्या n ग्रेटर देन 0 है, n की वैल्यू क्या हो गई थी 2, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, यस 2 ग्रेटर देन 0 है। फिर हम लूप के अंदर आ गए, तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, 2 इक्वल टू n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 था n का वैल्यू, 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2। अब ये 0.2 तो बचेगा नहीं, तो 0 सेव हो जाएगा n में, तो n की वैल्यू हो गई 0। फिर हमारे c प्लस प्लस, c की वैल्यू हो गई 2, लूप खत्म। फिर वापस गए, क्या n ग्रेटर देन 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो ये लूप नहीं चलेगा, हम बाहर आ जाएंगे लूप के। तो बेसिकली देखिए ये लूप कितनी बार चला, 2 बार चला। और 2 बार क्यों चला, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स थे और हम पे c में नंबर ऑफ डिजिट्स आ चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए हमारे पास c में। तो बस अब हमको लास्ट डिजिट, तो गाइज ये देखिए अभी हमने देख लिया कि हमने काउंट कर ली है नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब हमको फर्स्ट और लास्ट डिजिट निकालनी है उसकी। तो लास्ट डिजिट के लिए तो हम देख चुके थे, कोई भी नंबर हो उसको mod 10 कर दो, लास्ट डिजिट आ जाती है। तो मैंने वही करा, बैकअप mod 10 कर दिया, लास्ट डिजिट हमको आ जाएगी। बैकअप mod 10 किया है मैंने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अब ये बैकअप mod 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए ये लूप चलने के बाद, हम ये बहुत बार देख चुके हैं, लूप चलने के बाद ऑटोमेटिकली जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ये लूप चला, ये लूप खत्म हुआ, जैसे ही हमने देखा n की वैल्यू 0 हो गई। तो मैं फिर कैसे उसका डिजिट्स, कैसे पहली और लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा, इसलिए मैं उसको एक बैकअप वेरिएबल में सेव करके रखता हूँ। BKP नाम के वेरिएबल में मैंने वो सेव कर दिया, फिर भले ही n 0 हो जाए मैं बैकअप का यूज़ कर सकता हूँ। तो बैकअप mod 10 में n ही है, उसका मैंने लास्ट डिजिट निकाल लिया, तो लास्ट डिजिट आ गया। अब फर्स्ट डिजिट के लिए हमने देखा था कि 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से डिवाइड करने पे नंबर को हम पे फर्स्ट डिजिट आ जाता है। तो मैंने वही किया, एक f वेरिएबल ले लिया, बैकअप डिवाइडेड बाय, अब मेरे को ये लिखना है। तो जावा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, math.pow 10 रेज़ टू द पावर 10, मतलब पहली चीज़ रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स -1, 10, c-1। ये c में क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बैकअप डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं ऐसे मैथमेटिकल उसमें रिप्रेजेंट करूँ तो ये 10 रेज़ टू द पावर c-1, यही लिखा है मैंने। ये math.pow फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा इसमें हमको जावा का। ये मैंने फंक्शंस पे क्लास बनाई है पूरी एक, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। कुछ भी आपको इसमें क्लियर नहीं है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप दबा के उससे रिलेटेड वीडियो पहले देखें, फिर आपको ये क्लियर होगा। तो बैकअप डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर c-1। अब मैं इसका एग्जांपल लूँ तो अगर n 25 है, बैकअप में भी 25 ही सेव हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर n डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर c कितना आया था 2,
2 - 1 मतलब 1, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा 2.5, और 0.5 हट जाएगा 2 बच जाएगा, क्योंकि ये f मैंने इंटीजर लिया है, देख लीजिए f में सेव होगा ना ये वैल्यू, f भी मैंने इंटीजर लिया है, तो 0.5 हट जाएगा 2 बच जाएगा, जो कि क्या है फर्स्ट डिजिट है। तो ऐसे ही ये हमने जनरलाइज्ड एक प्रोग्राम बना दिया है। मेरे पे लास्ट डिजिट भी आ गया, मेरे पे लास्ट डिजिट भी आ गया, मेरे पे फर्स्ट डिजिट भी आ गया। अब इसका मैं सम करूं, प्रोडक्ट करूं, इन दोनों को कुछ भी करूं मैं वो मैं कर सकता हूं, बस मेन था कि मैं लाऊं कैसे ये, और वो भी जनरलाइज्ड फॉर्म में, कि वो अब n कुछ भी डाले, n वो कितने भी डिजिट का नंबर डाल दे, 100 डिजिट नंबर भी डालेगा तो भी मेरा फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट आ जाएगा। उसके लिए मेरे को एक जनरलाइज्ड फॉर्म सोचना इम्पॉर्टेंट था। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो कि रोहन ने भेजा, और उन्होंने और भी प्रोग्राम्स भेजे हैं, वो बेसिकली नेस्टेड लूप्स पे बेस्ड हैं। तो वो हम ये वाला टॉपिक कवर करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वो दबाइए, और उसमें बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका कोई अच्छा क्वेश्चन हम आगे की वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।